जी हाँ मित्रों, तो आज है 8 नवंबर मंगलवार, यानी यूपीपीएससी प्रीलिम्स को अभी 201 दिन बाकी हैं। सबसे पहले तो आज गुरु नानक जी की 553rd बर्थ एनिवर्सरी है, जिसे प्रकाश उत्सव या प्रकाश पर्व के नाम पे भी मनाया जाता है, तो उसके लिए सबको बधाई। दूसरे नंबर पर बधाई उन विद्यार्थियों को जिन्होंने कल मृणाल्स मंडे करंट अफेयर्स टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन किया। नंबर 1 बाई अखंड प्रताप, रैंक 2 दिशा, रैंक 3 नरेंद्र कुमार, रैंक 4 कुणाल, रैंक 5 देवाशीष, फिर ऋत्विक, स्वाति, आनंद, रितिका, तपस्या, ईशान, माला, रश्मि, सचिन, अभिनीत। ये 1 से लेकर 15 लोग, और इसके बाद भी जिन्होंने और अच्छा प्रदर्शन किया सबको बधाई। मित्रों, ये मृणाल्स मंडे करंट अफेयर्स टेस्ट का उद्देश्य क्या है? मैं उसमें सिंपल से सवाल रखता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए, या आपको टेस्ट मिल जाए कि भाई मैंने जो अब तक पढ़ा था वो मुझे कितना याद है। कि जैसे हमने पढ़ा था वो कुछ नया बैलिस्टिक मिसाइल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से छोड़ा गया, तो वो आइलैंड कहाँ पर है? उड़ीसा के करीब है। कोरोनल होल वो क्या चीज़ है? तो सूर्य के साथ जुड़ा ब्लैक स्पॉट है। DMH11 वो चर्चा में रहता है किसके लिए? तो GM मस्टर्ड की कोई हाइब्रिड वैरायटी है। मच्छू नदी चर्चा में रही क्यों? तो भाई गुजरात के अंदर वो मोरबी में है, और वहाँ ब्रिज पुल गिर गया था। अब कुछ लोग कहेंगे ये नहीं, हमको तो एडवांस लेवल के मज़े दो, कि मतलब ओनली 1 पेयर करेक्ट, 2 पेयर करेक्ट, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप इतना ज्ञान तो बढ़ाइए, बटोरिए, वरना आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो पहले छोटे कदमों से शुरुआत होती है, इसलिए जानबूझ के मैं अभी इजी चीज़ें रख रहा हूँ, फिर हार्डकोर टाइप के भी टेस्ट में बनाऊंगा, लेकिन वो जब प्रीलिम एग्ज़ाम करीब आए, जब आपसे भी एक्सपेक्टेड हो कि आप ज़्यादा पढ़ लिख के बैठें। हाँ, तो ये चल रहा है, इसका लाभ लेते रहिए। रजिस्ट्रेशन फिर भी किसी का मिस हो गया हो तो रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने नीचे डाला है, फ्री अनलॉक कोड यूज़ करें mrinal.org। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं। करंट अफेयर्स में आज जाने लायक चीज़ें क्या? सबसे पहले और सबसे बड़ी समाचार है कि 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन किया गया था, कि जिसमें 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, सवर्णों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया था। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई अर्जी गई थी कि ये चीज़ वैलिड है कि इनवैलिड है। कुल 5 जजों की बेंच थी, उसमें 3 लोगों ने कहा कि ये सब जायज़ है, 2 लोगों ने कहा कि ये गलत है। तो मेजोरिटी वर्डिक्ट फेवर में आई कि ये बराबर है, 10% EWS कोटा विल कंटिन्यू। अभी जजमेंट में कुल मिलाकर 4 बड़े प्रश्न पूछे गए थे। पहला, कि अगर आप SC ST OBC को भी रिजर्वेशन दे रहे हो और ऊपर से आप कह रहे हो 10% ये EWS भी रिजर्वेशन है, तो ऐसा बोल के तो 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन हो जाएगा आउट ऑफ द टोटल अवेलेबल सीट्स, तो ये तो गलत होगा। तो क्या ये गलत है, या क्या हम इसको कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट की मेजोरिटी वर्डिक्ट ये है, बहुमत में फैसला ये आया है कि हाँ, ऐसा 50% को क्रॉस भी कर जाए तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ये कास्ट यानी जाति के आधार पर नहीं, लेकिन क्लास यानी वर्ग के आधार पर है, कि गरीब लोगों के लिए है। और दूसरा, वो 50% की जो सीमा है वो कोई पत्थर पे खींची लकीर नहीं है कि उसको कभी क्रॉस नहीं कर सकते, वो क्रॉस हो भी सकती है। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि क्या कास्ट यानी जाति आधारित नहीं, लेकिन इकोनॉमिक क्राइटेरिया, आर्थिक पैमानों के आधार पर या मानदंडों के आधार पर क्या रिजर्वेशन हो सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, हो सकता है। तीसरा, कि अगर आप इस तरह से 10% कोटा सवर्णों के अंदर गरीब लोगों को देंगे, तो क्या ये SC ST OBC के साथ भेदभाव नहीं है? क्योंकि उनको मिलना चाहिए। अगर आपको बढ़ाना भी है 10%, तो वो ये 3 समुदाय में थोड़ा थोड़ा बांट दो ना। तो क्या ये उनके साथ भेदभाव नहीं है SC ST OBC के साथ? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये भेदभाव नहीं है, मतलब ये जायज़ है। चौथा, क्या EWS कोटा निजी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज को भी लागू हो सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, वो हो सकता है। अब इसके आगे पीछे उन्होंने और भी सब तार्किक दलीलें, और ये आर्टिकल में ऐसा लिखा है, वो आर्टिकल में ऐसा लिखा है। तो मित्रों, महीने के अंत में जब आएगा मंथली PDF, तो उसमें वो सब समरी हम देख लेंगे। जो मेन 4 जाने लायक हार्डकोर मुद्दे थे वो ये थे। अब इस पे आप देखना, अगले 3-5 हफ्ते तक सब कॉलम्स चलती रहेंगी। जो लोग नए हैं वो अपनी वोकेबुलरी और सेंटेंस फॉर्मेशन स्किल को बेहतर करने के लिए पढ़ सकते हैं। मैं उसको अब ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे ये 4 मुद्दे, अब मुझे इसके आसपास बोल बच्चन करनी हो 150 वर्ड 250 वर्ड, तो मैं तो कर सकता हूँ। लेकिन मेरा मेल देख के आप अपना झोपड़ा मत जलाओ, पहले आप अपना मेल बनाओ। मेल बनाना मतलब वोकेबुलरी और वो आप हासिल करो काबिलियत कि आप बोल बच्चन कर सको उतनी। फिर दूसरा मामला चल रहा है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR, उसको अपडेट करेंगे।
ये हम अभी पढ़ने नहीं बैठे, क्योंकि मुझे लगता है ये थोड़े दिन में वापस से एक्सप्लेन सीरीज़ के नाम पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की एक्सप्लेन सीरीज़ आएगी इंडियन एक्सप्रेस में, तो देख लेंगे। और नहीं देखा तो आप जो भी पॉलिटी का ये सब मंथली PDF जब आएगा अपना तो उसमें आ जाएगा। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स किसके लिए दिए होते? नर्स को दिए जाते होंगे अच्छे काम के लिए। हाँ, तो पेज 1 और 2 पर ये सब बातें थी। फिर आगे 3, 4, 5, 6 पे कुछ नहीं, सीधा बढ़ते हैं हम पेज, मतलब ये सारे पेजेस पर जो बात थी वो वही है 10% EWS कोटे के जजमेंट के बारे में। ऐसा करते करते फिर पेज 7 और पेज 8 कॉलम पे चलते हैं। एक सुवाक्य कोटेशन दिया गया है, डॉक्टर BR आम्बेडकर ने ये कहा, समानता एक काल्पनिक कहानी यानी फिक्शन हो सकता है, लेकिन शासन करने के सिद्धांत के रूप में उसको लागू करना ज़रूरी है। इक्वालिटी मे बी अ फिक्शन बट नन द लेस वन मस्ट एक्सेप्ट इट एज अ गवर्निंग प्रिंसिपल, यानी 100% शायद हम उसे ना भी हासिल कर पाए और वो हमारी एक कल्पना या काल्पनिक कथा ही रह जाए, लेकिन फिर भी जो सरकार चलानी है, जो देश चलाना है, उसमें उसका सिद्धांत के रूप में उसे अपनाना जरूरी है। बाकी सब कॉलम्स हैं EWS के बारे में। फिर एक तीसरा कॉलम है, इलॉन मस्क ने ट्विटर कंपनी जो खरीदी और अब वो ये बोलता है कि जो ब्लू टिक मार्क है वेरिफिकेशन के लिए वो आपको मिलेगा अगर आप $8 प्रति महीने देंगे। कॉलम में आर्ग्यूमेंट है जो जानने लायक हमारे लिए कि मित्रों, आप ऑनलाइन कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे फर्जी अकाउंट, ट्रोल अकाउंट, साइबर बुलिंग, आपसे गाली गलौच और आपको परेशान करना ये होता है। तो ब्लू टिक या वेरिफिकेशन तो सबके लिए होना चाहिए और मुफ्त में होना चाहिए कि हर एक ऑनलाइन अकाउंट तो वो आधार कार्ड के साथ, पासपोर्ट नंबर के साथ, किसी के साथ तो जोड़ा जाए ताकि पता चले कि वो फर्जी अकाउंट नहीं है। तो इस पर पैसा देना लेना करके ये जो बनाया जा रहा है वो असल में सरकार की खुद जिम्मेदारी है कि वो इसे करे, कि सबका ब्लू टिक मार्क होना चाहिए। पेज 9 पे चलते हैं तो सी राजा मोहन जो इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में कॉलम लिखते हैं कि कैसे रशिया और यूक्रेन के बीच शांति बनाने के लिए भारत ने पहल लेनी चाहिए। अब पूरा पढ़ा लेकिन कुछ खास मज़ेदार उसमें नया है नहीं। मित्रों, 2016 में डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी किया गया था नवंबर महीने में। तो अभी कुछ दिन आप देखना कि उसकी 4 साल पूरे हुए, हमने क्या अच्छा बुरा हासिल किया, ऐसे कुछ कॉलम आएंगे। जैसे आज एक कॉलम है कि आजकल अपने पिछले 3 महीने में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST का कलेक्शन अच्छा हुआ है और फिर अब सरकार जस्टिफाई करेगी ये तो हमने डीमोनेटाइजेशन किया था, उसके बाद GST ला रहे थे तो घी दूध की नदियाँ बह रही है, लेकिन ये असल में ऐसा नहीं है और वगैरह वगैरह। तो ऐसी अब तू मैं टाइप चलती रहेगी। हमें अगर कुछ याद रखना है तो मित्रों, जब हम न्यूज़पेपर कॉलम पढ़ते हैं तो कभी कभी नए शब्द भी जानने मिलते हैं, अपनी वोकेबलरी बेहतर हो। जैसे आज एक नया शब्द मुझे जानने को मिला, टू सिंग पियान्स, PAEANS, यानी कि जय गीत गाना, प्रशंसा का गीत गाना। तो सेंटेंस कुछ ऐसा है कि ये 3 महीने GST अच्छा है तो इसके चलते हम डिमोनेटाइजेशन का जय गीत नहीं गा सकते। प्रश्न, क्या मुझे ऐसे हाई लेवल के शब्द याद रखने तभी मैं IAS बन सकता हूँ? नहीं भाई। लेकिन नए शब्द इसलिए जानते हैं क्योंकि आप जानते हैं मेंस के अंदर भी एक कंपलसरी इंग्लिश पेपर होता है, उसमें कुछ बार ऐसे सिनोनिम, एंटोनिम, समानार्थी, विरुद्धार्थी वो चीज़ करनी होती है। और उसके अलावा वाली जो परीक्षाएं जैसे ये CDS है, स्टाफ सिलेक्शन, बैंक, स्टेट सर्विस, उसमें भी वो चीज़ें आती हैं। तो थोड़ा नया जान लेंगे तो कोई लूट नहीं जाता। तीसरी कॉलम में जर्मनी के चांसलर ओलेफ स्कॉल्स, वो चीन की यात्रा में हैं और वो शायद ये यूरोप और G7 ग्रुप के पहले लीडर है जो कोरोना के बाद वहाँ जा रहे हैं। जर्मनी खुद को डीकपल कर रहा है। कपल मतलब जोड़े में रहना, डीकपल मतलब जोड़े से अलग हो जाना। यूरोपियन यूनियन एक पूरा जो कपल बन गया था, जोड़ा, कि भाई चीन के साथ अपनी बनती नहीं है। वो ताइवान और दलाई लामा और तिबेट के मामलों पर, या फिर कि आप ये उइगुर मुस्लिम्स हैं उनके साथ ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, या कोरोना आपने फैलाया था, आप दुनिया के सबसे बड़े पॉल्यूटर हैं, आपके आने वाली चीज़ों पर हम सबसे ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, प्रोटेक्शनिज्म, ये सब यूरोपियन यूनियन की सामान्य नीतियाँ रहती हैं चीन के प्रति। लेकिन जर्मनी जैसे कि उससे अलग हो गया और कि मैं तो अब उसके घर जाऊंगा उसको मिलने के लिए चीन में, यानी कि जर्मनी इज़ डीकपलिंग इटसेल्फ फ्रॉम द अदर्स, क्योंकि जर्मनी को खुद भी सब चीज़ें चाहिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, रेयर अर्थ एंड रॉ मटेरियल, लिथियम और दूसरे जो क्रिटिकल मिनरल्स हमें चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए, मोबाइल फ़ोन्स बनाने के लिए, रिचार्जेबल बैटरी बनाने के लिए, तो ये उनके लिए ज़रूरी हो रहा है। ऐसा एक और डीकपलिंग भारत के साथ भी हुआ है। पहले जब भी अमेरिका भारत के साथ कोई भी मंत्रणा करता था तो वो इंडिया चाइना को एक कपल के रूप में देखता था
कि मैं मतलब अमेरिका ऐसा सोचे मैं ये चीज़ करूँगा तो इंडिया बुरा मान जाएगा या पाकिस्तान बुरा मान जाएगा, उसी चर्चा में कोई भी डिसीजन लिया जाता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उसके बाद ये बिडेन के ज़माने में अब धीरे धीरे डीकपल है कि पाकिस्तान को अच्छा लगे या बुरा, हम तो इंडिया के दोस्त बन के रहेंगे। तो ये दोनों को अब वो एक कपल के रूप में नहीं देखते इंडिया पाकिस्तान, अमेरिका उन दोनों को अलग करके देखता है। उसी तरह इंडिया ने खुद भी कुछ डीकपल किया है। पहले हम ये सोचते थे कि ये इज़राइल और बाकी जो इस्लामिक देश हैं मिडल ईस्ट में, तो हम कुछ करेंगे तो इज़राइल बुरा मान जाएगा या सऊदी बुरा मान जाएगा। लेकिन इंडिया ने भी फिर मोदी सरकार आने पर डीकपल कर दिया कि इज़राइल के साथ हम अलग तरीके से रहेंगे और बाकी इस्लामिक देशों के साथ भी दोस्त रहेंगे। लेकिन हर बार ऐसा सोच के नहीं चलेंगे कि हम ये डिसीजन लिया तो इज़राइल बुरा मानेगा या यूएई बुरा मानेगा, तो डीकपल कर दिया। अब ये ऐसी चीज़ है कि सीधा मेंस पेपर 2 के अंदर लिखने का मौका कम मिले, लेकिन अब जब बड़ा सा निबंध लिखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज इन इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में ना कोई कायमी रूप से अपना दोस्त होता है ना कायमी रूप से दुश्मन होता है, सब अपना खुद का फ़ायदा देखते हैं। द रिलेशंस आर डिक्टेटेड बाय इंटरेस्ट्स। तो ये सब चीज़ों की अहमियत आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम्पल पता होने चाहिए। आगे फिर पेज 10 में कुछ क्राइम के समाचार, पेज 11 पॉलिटिक्स, पेज 12 एक्सप्लेन सीरीज़, जिसमें आज ये EWS रिजर्वेशन जिसका मैंने जिस्ट आपको बता दिया, 4 कौन से बड़े सवाल थे और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। फिर अमेरिका में मध्यवर्ती चुनाव हो रहे हैं तो वो सब पॉलिटिक्स अपने लिए काम की नहीं, थोड़ी बहुत कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए, पर वो थियरी आप एक बार में ख़त्म करो, ये रोज़ इसका लेकर नहीं बैठना चाहिए। फिर पेज 13 इंटरनेशनल रिलेशन में अमेरिका के चुनाव के बारे में इलॉन मस्क ने ऐसा कहा कि क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंट डेमोक्रेटिक पार्टी से है, इसलिए मैं सब लोगों को सुझाव देता हूं कि आप ये जो भी राज्यसभा लोकसभा टाइप इलेक्शन हो रहा है अभी, उसमें रिपब्लिकन पार्टी को वोट दो ताकि दोनों पार्टी बैलेंस हो जाए, ताकि कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सके। शेयर्ड पावर कर्ब्स द वर्स्ट एक्सेस ऑफ बोथ पार्टीज। और ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि 50-50 हो जाए वापस, तो फिर कोई भी डिसीजन लेने के लिए जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या इंडिपेंडेंट वोटर्स होंगे उनके हाथ में ज़्यादा पावर आ जाएगा और वो बेहतर होगा वगैरह वगैरह, ऐसी वो सब बातें कर रहे हैं। यार ये भी लंबा चौड़ा कुछ पॉलिटिकल साइंस में सोचना हो तब की बात है। बाकी तो ये कंट्रोवर्सी में इसलिए कि इलॉन मस्क जैसा मशहूर आदमी ऐसा एक तरफ बोलेगा और वो ट्विटर का मालिक है तो उसने अपने ओपिनियन को अपने पास रखना चाहिए वगैरह। मित्रों, क्लाइमेट चेंज समिट जो इजिप्ट के शर्म अल शेख में हो रही है, उसकी रोज़ बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री हम नहीं देखेंगे, हालांकि कुछ ना कुछ आते रहता है। तो वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व का यह हवामान शास्त्र का संगठन, उसने कुछ 5 साल का प्रोग्राम बनाया कि जब भी क्लाइमेट रिलेटेड डिज़ास्टर, जलवायु परिवर्तन के चलते जो भी आपदाएं आ रही है, उसका प्रिडिक्शन पहले से अनुमान लगे, ऐसी हम जोरदार प्रणाली बनाएंगे। हालांकि ये आर्टिकल में मुझे उसका कोई जोरदार नाम दिखा नहीं कि पेगासिस होगा या अकिलिस होगा या कुछ, जब होगा तो हम देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ ये भी जिक्र है कि भारत ने भी एक संस्था बनाने में काफ़ी दम लगाया था, कोalition फॉर डिज़ास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी CDRI, जिसका हेडक्वार्टर मुझे लगता है दिल्ली में है और बीच में चर्चा में था कि उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ऐसा लीगल बैकिंग मिला। खैर, तो ये CDRI संस्था ने भी पिछले साल आइरिस प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, IRIS, जिसका ऑब्जेक्टिव था इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंट आइलैंड स्टेट। आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन के चलते ग्लेशियर पिघले, समंदर में पानी बढ़े और ये छोटे टापू मॉरिशस, सेशल्स वगैरह वो डूब जाएंगे। तो उनको बचाने के लिए ये आइरिस संगठन या मुहिम इनिशिएटिव लिया गया है। क्या ये भी 1-2 लाइन में तो याद रखना होगा एनवायरमेंट MCQ लिए, आइरिस क्या है, तो ये वाली चीज़। फिर बाकी सब एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड जैसी कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने कुत्ता गिफ्ट में दिया था, लेकिन उसको पालने के लिए कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, XYZ काम का नहीं। आगे बढ़ो, पेज 14 इकोनॉमी। मित्रों, कई समय से इंडिया का रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रहा है, इंडियन रुपी गेटिंग वीक, कि $1 मान लीजिए 72 रुपये था, कमज़ोर होते होते 82 रुपये ऐसा हो रहा है। तो क्या भारत के रिजर्व बैंक ने उसको स्टेबल करने के लिए दमखम लगाना चाहिए? लगा तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए रिजर्व बैंक की तिजोरी में, फॉरेक्स रिजर्व में जो डॉलर पड़े हैं वो उसने मार्केट में सप्लाई करते रहने पड़े, तभी वो चीज़ स्टेबल रहे। तो अपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, V अनंता नागेश्वरन, उन्होंने ये कहा कि भाई बहुत अभी इसको छेड़ो मत, उसको जो होता है होने दो। वी शुड अलाउ ग्रेजुअल रूपी डेप्रिसिएशन, वी शुड यूज़ फॉरेक्स रिजर्व्स जुडिशियली। मतलब RBI की तिजोरी में जो डॉलर पड़े उसको न्यायोचित तरीके से कभी कभी इस्तेमाल करो, ऐसा रोज़ ये तो चलता रहेगा तो रोज़ का रोना धोना है तो रोज़ उसको नहीं कर सकते, गिरता है तो गिरने दो उसे, भारत के रुपये को।
ये एक बात हुई। दूसरा, जीएसटी। जीएसटी के 4 प्रमुख रेट हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। और 28% वाले स्लैब में वो क्या व्हीकल और चीज़ें आती है, लॉटरी टिकट वगैरह, बड़े साइज़ के, मान लीजिए 65 इंच का ये अपना टेलीविज़न और ऐसी लग्जरी आइटम्स। तो उन पे एडिशनल वो जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस भी लगता है, जिससे राज्यों को जो नुकसान हो रहा है उसकी कॉम्पेंसेशन यानी मुआवजा दिया जाए। ये सब जो चल रहा है उसमें विवेक देबरॉय जो इकोनॉमिस्ट हैं और प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल उसके चेयरमैन है, उसने ये कहा कि भाई ये बहुत सब रायता फैला हुआ है, इतने सारे रेट अपने को नहीं चाहिए, अपने को सिंगल रेट चाहिए जैसा कुछ दूसरे देशों में है। सो देयर शुड बी ओनली वन सिंगल जीएसटी रेट। और ये बहुत सारी चीज़ों पर जो एग्जेम्पशन दिया गया है कि इस पे लगेगा उस पे नहीं लगेगा, वो भी नहीं होना चाहिए, सब पे लगना ही चाहिए। अब ऐसी बात 15 फाइनेंस कमीशन उसके चेयरमैन एनके सिंह भी पहले कह चुके हैं और दूसरे भी एक्सपर्ट ऐसा बोल चुके हैं कि देयर इज़ अ केस फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ जीएसटी। खैर ये तो उनको बता रहा हूँ जो नए हैं, बाकी मुझे तो पता ही है और मुझे यकीन है बहुत सारे बाकी लोगों को भी पता है जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। मित्रों, ये नोटबंदी हुई है, डीमोनेटाइजेशन नवंबर 2016 में, तो स्वाभाविक है अभी उसको याद कर करके सब लिखेंगे। डीमोनेटाइजेशन का एक मकसद ये था कि काले धन को कम किया जाए। ब्लैक मनी का जनरेशन होने के जो अलग अलग कारण है उसमें ये भी है कि जो मकान खरीदे जाते हैं उसमें कैश पेमेंट काफ़ी किया जाता है ताकि उसको छुपाया जा सके और उस हिसाब से राज्य सरकार को स्टैम्प ड्यूटी कम देनी पड़े। लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बाद सब बेहतर चीज़ होनी चाहिए ना, लेकिन फिर भी ये रिपोर्ट कहता है कि अभी भी 100 में से 44%, 44% जो भी रियल एस्टेट डील्स होती हैं उसमें कैश का उपयोग होता है। इसके चलते मतलब ब्लैक मनी तो अभी भी है ही। तीसरी समाचार है कि फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी मेटा उसने बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकालेगा। ट्विटर में इलॉन मस्क ने कहा नौकरी से निकालूंगा, फिर वापस वो कह रहा है कि नहीं निकालूंगा, तो उसकी डबल डोल की चलती रहती है। अनअकैडमी ने भी 350 लोगों को नौकरी से हटाया वगैरह वगैरह। और फिर और भी चीज़ें लिखी है कि कैसे बायजूस, वेदांतु, फ्रंट रो वगैरह ने भी बहुत सारे लोगों को निकाला। फिर वेदांतु माफ़ कीजिए, लीडो लर्निंग और उदय ऐसी 2 कंपनियां ई लर्निंग की थी, उन्होंने भी सबको नौकरी में निकाला और उनको तो अपनी कंपनी ही बंद कर देनी पड़ी क्योंकि सब जम नहीं रहा था। हाँ, तो इसमें हमको समझना क्या है मित्रों, पहले भी इकोनॉमिक सर्वे ने कहा था कि ये जो स्टार्टअप बबल है वो फटने का डेंजर लगे। पेटीएम, जोमेटो वगैरह के भी शेयर्स गिरे थे। तो जब आप इकोनॉमी का बड़ा सा निबंध लिख रहे हैं तो उसमें ये सब गौर करने के मुद्दे, इस पर हम और दिमाग खर्च करेंगे। मुझे लगता है नया जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा जनवरी-फरवरी 2023 में, उसमें और ऑब्जर्वेशन होंगे, फिर हम इसको और जोड़ के कुछ अच्छी सी चीज़ निबंध के लिए बना सकते हैं। चौथी इकोनॉमी की चीज़ है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, MFI, लघु वित्त संस्थान। माइक्रो फाइनेंस वालों का काम ये है कि वो गरीबों को छोटे छोटे लोन 50,000 का, लाख रुपए का, 1.25 लाख का, ऐसा सब वो काम करें। माइक्रो फाइनेंस के बारे में यूपीएससी ने मेंस में पहले भी प्रश्न पूछे हैं 1-2 बार, उसका टोन नेगेटिव टाइप का कुछ रहा है। अब कुल मिलाकर चीज़ ये है कि कुछ सालों पहले माइक्रो फाइनेंस वाले बहुत एक्टिव हो गए थे और उन्होंने अपने सब एजेंट्स को गांव-गांव तक भेजा कि तुम जाके सब लोगों को लोन दे दो, और फिर वो गरीबों को 50,000 का, लाख रुपए का लोन पास कर दे। अब ये आप जानते हैं ऐसे सब एजेंट पर सेल्स के टारगेट होते हैं कि तुमने डेली एक आदमी को लोन देना ही देना है। और कुछ गरीब लोग जिनका फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छा नहीं है और मान लीजिए ऐसी 4-5 माइक्रो फाइनेंस वाले हैं, तो वो सब उसको अप्रोच करेंगे, सब उसको गोली पिलाएंगे कि तू ले ले और ये तो हो जाएगा। और फिर वो गरीब आदमी जिसका फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छा नहीं है वो तो 5 जगह से 50-50 हज़ार के लोन ले लेगा, तो कितना 2.5 लाख रुपए का लोन हुआ है और उसकी तो सालाना आमदनी 1 लाख रुपए नहीं होगी तो वो चुका नहीं पाएगा। और फिर यही माइक्रो फाइनेंस वाले अपने गुंडे बेच के दादागिरी करें और वो आदमी को आत्महत्या करनी पड़े। ऐसा एक काफ़ी न्यूसेंस आंध्र प्रदेश में कुछ सालों पहले हुआ था। यूपीएससी में जो प्रश्न है उसमें ये कि ये माइक्रो फाइनेंस और उसके बनाम सेल्फ हेल्प ग्रुप और वो बैंकों से लोन ले, वो सब चीज़ कैसे अच्छी या बुरी है। तो आप ये समझ सकते हैं माइक्रो फाइनेंस वाले का ये जो न्यूसेंस है उसको रेगुलेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और उसी बात को आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर ने दोहराया है कि जो MFI वाले अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जल्दी जल्दी से लोन पास करते हैं, वो जो गरीब आदमी है उसका क्रेडिट हिस्ट्री चेक नहीं करते कि भाई तुमने और कितनी संस्थाओं से लोन लेके रखा है, तुम्हारा इनकम ठीक है कि नहीं वगैरह, तो वो सब नहीं, उस गरीब आदमी का इंटरेस्ट, यहाँ इंटरेस्ट ब्याज के कंटेक्स्ट में नहीं है, इंटरेस्ट मतलब हित के कंटेक्स्ट में कि उसका भला हो, ऐसा भी आप ध्यान रखो, वो ज़रूरी है। और अगर इन सबको मैं जोड़ूँ तो ऊपर ये बड़ी बड़ी जो स्टार्टअप कंपनियों हैं उन्होंने भी जो इन्वेस्टर से ढेर सारा पैसा उठाया है, से लेके ये गरीब लोग हैं जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस वालों से पैसा उठाया है, लेकिन दोनों का लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छा नहीं था, इसलिए दोनों के वांधे चल रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा ब्रॉड पिक्चर भी दिखता है इसमें
जो निबंध में लिखने की अवकाश हो सकती है अगर ऐसा कुछ पूछा जाए। डिपेंड करता है क्या पूछा, आपको क्या लिखना है। पेज 15-16 में स्पोर्ट्स के समाचार कुछ खास नहीं। तो ये था आज का न्यूज़पेपर। सी यू नेक्स्ट टाइम।